अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी ड्रीम। आज की हमारी पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल और ख़ास मेहमान डॉक्टर अमानत अली। डॉक्टर साहब मेरे टीचर भी रह चुके हैं और इकनॉमिक्स के ऊपर इनकी बहुत ही अच्छी ग्रिप है। डॉक्टर साहब इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी। सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। सबसे वेलकम। पहले तो ये बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जब आपके अपने ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इससे ज़्यादा और खुशी वाली क्या बात होती है। सर थैंक यू सो मच। आज स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर साहब के दो और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो शायद बीच में से उनके भी सवाल आए। सर बेसिकली हम आपको काफ़ी टाइम से बुलाना चाह रहे थे। उसकी रीज़न यही थी कि एज़ एन इकनॉमिक ग्रेजुएट हमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकनॉमिक्स के बारे में समझ आईं जो कि एक ले पर्सन को समझ नहीं होती। और जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं या फिर मीडिया के थ्रू लोगों के दिमागों में मिस कम्युनिकेट की जाती हैं। तो हमारा दिल था कि यार वो जो चीज़ें हैं उनको हम ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। सो मैं एज़ अ ले पर्सन स्टार्ट करूँगा। एक बड़ा बेसिक सा सवाल जो जहन में आता है इकॉनमी के बारे में, वो ये आता है कि यार 1947 में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन अगर आज हम अपना और उनका कंपैरिजन करें तो बेसिकली कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। इस सवाल का अगर आप एज एन इकोनॉमिस्ट जवाब दें तो क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं? देखिए, 1947 वो 14 है या 15 है, उस पर एक अलहदा डिबेट है, वो तो रहेगी। 47 से लेकर 60s तक जो टाइम है ना, कोई 12-13 साल जो है, इसमें पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस थे, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल। बहुत से मिडल ईस्ट, मलेशियन जो हमारे ब्रदरन कंट्रीज़ के लोग थे, जो आजकल वहाँ पे हुक्मरान भी हैं या उन ख़ानदानों के थे, वो पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। बिल्कुल। और जो एक इरा है पाकिस्तान में, जब डॉक्टर महबूबुल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे इंडस्ट्रियल जो आपकी आउटपुट है उसमें अच्छा परफॉर्म भी किया। हम्म। और वहाँ एक ना वो मजाक के तौर पे टर्म इस्तेमाल होती थी कि जैसे मुसलमान ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो हिंदू को थोड़ा सा वो, बखील समझा जाता है। हाँ, तो वो ना मुस्लिम और हिंदू ग्रोथ की बात होती थी। यानी हमारी ग्रोथ खुले दिल की तरह से खुली थी, अच्छा। ज़्यादा थी उनसे, हमारा ग्रोथ रेट बेहतर था। हम्म। हम कंपैरेटिवली एशिया में भी जो आजकल बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हम्म। ठीक है। तो जो अगेन बात आएगी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। बेसिकली मसले किधर क्रिएट हुए हमारे? अच्छा, अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एंड आउटकम की बात ना करें, बिल्कुल। स्ट्रक्चर्स को अगर हम समझें हम्म। और स्ट्रक्चर्स में पाई जाने वाली ख़राबियाँ, और पाकिस्तान के अंदर वो ख़राबियाँ कब कब पैदा हुई, और वो मिलजुल के एंड रिज़ल्ट जो आज हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल। वो उन ख़राब स्ट्रक्चर्स का नतीजा है। यानी मेरा बेसिक थीसिस ये है हम्म। कि हम आउटकम्स को डिस्कस करने की बजाय, फॉर या। इंस्टेंस ग्रोथ पाकिस्तान की कम क्यों है, हम्म। और हम परेशान हो जाते हैं कि अगर हम 2-3 साल तक हाई ग्रोथ रेट पे जा रहे थे। जा रहे हों, हम्म। तो साथ हमारा जो ट्रेड का या करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है और हम कहते हैं नहीं, इकोनॉमी को स्लो डाउन करें। या। जैसे कोई पुरानी गाड़ी को आप तेज़ चलाएं तो उसके इंजन सीज होने का ख़तरा हो ना, तो पाकिस्तान उस किस्म का ग्रोथ हम्म। का इंजन है बिल्कुल। को थोड़ा सा फास्ट ग्रो करे तो ख़तरा पैदा हो जाता है कि कि वो ये ख़राब ना ये हो ये जाए। ख़राब ना हो जाए, सीज ना हो जाए। या। तो उसको समझने की ज़रूरत है, और ये। डीपली और थोड़ा सा स्टार्ट से। हम्म। तो जैसा हमने कहा ना कि 60s में हम रिलेटिवली अच्छी ग्रोथ भी थी, इंडस्ट्री भी लग रही थी, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ओके। लेकिन वहाँ पे जो ग्रोथ स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की, उसकी एक थी इकोनॉमिक साइड और हम्म। एक थी पॉलिटिकल साइड। इकोनॉमिक साइड में तो हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन जो इकोनॉमिक मॉडल हमने अडॉप्ट किया वो था कि आपने कहा कि जो आपकी बिज़नेस क्लास है उसका बेनिफिट बढ़ाया जाए। वो जो हम्म। ट्रिकल डाउन फिनोमेना है, या। यानी बिज़नेस क्लास का बेनिफिट बढ़ेगा, वो ज़्यादा सेविंग करेंगे, वो री इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोथ होगी तो दूसरों को भी कुछ मिलेगा। या। ठीक है। लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल साइड है हम्म। कि अगर आप बिज़नेस क्लास का बेनिफिट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी
उसी सोसाइटी में से किसी क्लास के ऊपर बोझ भी डाल रहे होते हैं। बिल्कुल। यानी मिडिल क्लास के ऊपर या अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जेबों से पैसा निकाल के अगर बिजनेस क्लास को देते हैं, या और वो जो एक कहते हैं कि 22 ख़ानदान बड़ी बिजनेस फैमिलीज अमीर हो गई, या उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल साइड थी, यानी बेनिफिशियरी बहुत थोड़े से थे, और जो एडवर्सरीज थे या रिलेटिवली जो डिप्राइव फील कर रहे थे। गुर्बत भी जो है वो एक हम डिफ़ाइन करते हैं कि $1, $2 या $3, जो भी एक डेफिनेशन आप, या कैलोरीज बेस्ड। या लेकिन जब आप सोशल साइंटिस्ट के तौर पे देखते हैं तो गुर्बत एक रिलेटिव फिनोमिना है। यानी आपके पास साइकिल से अगर मेहरान गाड़ी आ जाए और दूसरे बंदे के पास प्राडो या कोई और लैंड बड़ी क्रूजर से, लैंड क्रूज़र आ जाए, या तो आप रिलेटिवली डिप्राइव फील करते हैं। या तो वो जो रिलेटिव फिनोमिना था उसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। और साथ ही साथ ये वो टाइम पीरियड है जब कोल्ड वॉर थी और दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। या एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक कम्युनिस्ट था। ब्लॉक, पाकिस्तान के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी थीं, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर बिजनेस क्लास के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है तो सियासी तौर पे एक नारा मौजूद था कि जी ये नेशनलाइज कर लें, बिल्कुल। ठीक है। हमने बेसिकली उसको, अगर अयूब के टाइम के बाद आप जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब के टाइम पे आते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ आते आते ऐसे समझे कि वो जो पॉलिटिकल प्रेशर था या उस सिस्टम के अंदर मौजूद, बिल्कुल। उसको एक तरह से सेटिस्फाई करने के लिए आपने नेशनलाइजेशन कर दी। बिल्कुल। अच्छा, जब आप अब बैठ के उसका अंदाज़ा करते हैं कि यार वो नेशनलाइजेशन करके हमने किया क्या, जो प्राइवेट बिजनेस था, जैसे ओरिएंट एयरलाइन एक प्राइवेट एयरलाइन थी, हमने उसको पीआईए बना दिया। ठीक है। अब अगर आप पीआईए के जो लॉसेस हैं एनुअल, या कल भी जो मौजूदा हमारे इसके मिनिस्टर हैं, तो Aviation, वो ये कह रहे थे कि हमें इसको करना पड़ेगा प्राइवेटाइज। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ कि आपने जो स्ट्रक्चर चेंज की, बिल्कुल। कि जो प्राइवेट एफिशिएंसी बेस मॉडल था उसके ऊपर आपने एक सरकार का एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव बिठा दिया। या अच्छा, अब जहाँ कहीं भी आपने किसी पर्सन को पावर दी, उसमें इकोनॉमिक्स में एक टर्म है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। वो होता ही है कि आप किसी बंदे को किसी कारोबार का मैनेजर लगाते हैं, वो उस कारोबार का बेनिफिट बढ़ाने की बजाय अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करना शुरू हो जाता है। या तो जो लोग भी उन अदारों पे बैठे, उन्होंने अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाना शुरू कर दिए। बिल्कुल। फिर उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से सियासी भर्तियां भी हुई। पीआईए इज़ क्लासिक एग्जांपल कि वहाँ पे हुआ, जितने बैंक नेशनलाइज किए उनमें बहुत ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई, या ठीक है। अब किसी भी वजह से मैं अपने इलाके के लोगों को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, या सैलरी उन्होंने सरकार से लेनी है, काम वो कर नहीं रहे होते, जिसकी वजह से हमारे इदारों के ऊपर ओवर एम्प्लॉयमेंट का बर्डन बढ़ना शुरू हुआ और वो इदारे लॉस में जाना शुरू हो गए। बिल्कुल। अब जो हमारे नेशनल एंटिटीज़ का ओवरऑल लॉस है, वो आप समझ लें कि 1000 अरब को क्रॉस कर चुका हुआ है। या अगर आप जो नेशनल डेट है हमारा और जो नेशनल एंटिटीज़ का लॉस है उसको किसी जगह रख के देखें, तो वो जो ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट हो रहा है और उसका इंटरेस्ट है, वो आपको नेशनल डेट की एक्यूमुलेशन में नज़र आएगा, बिल्कुल। ठीक है। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि नेशनल डेट इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला बन चुका है और उसका जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं या वो किस लेवल पे पहुंच चुका हो। नहीं, अक्सर हमने आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करते वो हुए सुना वो है। वो आगे हम बात करते हैं उस पर, लेकिन फ़िलहाल आप यूँ समझे ना कि एक बड़ी ख़राबी की बुनियाद हमने वहाँ रखी जब हमने नेशनलाइजेशन की, ओके। ठीक है। ऐसे समझिए कि वो जो पिविटल टर्निंग पॉइंट्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि कौन कौन से बड़े गलत फैसले हुए हमसे जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। यानी स्ट्रक्चर हमने कहाँ ख़राब कर दिया और उसकी वजह से जो आउटकम आपको नज़र आ रहा है वो एक ख़राब आउटकम आएगा ही आएगा, इरिस्पेक्टिव अनलेस कि आप वो वाली सही जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट चाहिए या वो आप करें, ठीक बिल्कुल। है। जैसे गाड़ी का इंजन ही खराब है तो वो हाँ, किधर हम तक। अक्सर जिसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कह रहे होते हैं वो एक्चुअल वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं होती जो रिक्वायर्ड है। हम ऐसी जाली किस्म की उसको ऐसे समझे मेकअप करके चलाने की कोशिश करते हैं, कागजी तौर पे हम वो कर देते हैं। चलेगी नहीं जब तक वो वाकई वापस आप ठीक चीज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक तो जो बुनियादी तौर पे नेशनलाइजेशन थी वो हमें बहुत कास्ट की है और आज तक कर रही है। ओके। आगे जब हम चलते हैं और हमसे क्या गलती हुई, तो उसके बाद अब 90s में आ जाए। 90s में हमने पावर प्रोडक्शन के लिए, ख़ासकर बिजली पैदा करने के लिए IPPs पे इन्हिसार किया। या अच्छा, अब जो हमारा अपना पोटेंशियल था हाइड्रो, ठीक है, जी।
उसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। ऐसे ही है, उस तरह से आप समझें डैम्स नहीं बनाए। डैम्स नहीं बने। उसने हमें मल्टीपल वेज में आगे नुकसान दिया Yeah. कि हम अपनी ज़मीनों के लिए जो पानी वहाँ से ले सकते थे या फ्लड से बच सकते थे, मल्टीपल वेज में जो हमें नुकसानात हैं उसके, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जिस तरफ हम शिफ्ट हो गए वो था कि हमने बिजली लगाने के प्राइवेट कारखाने जो लगाए यहाँ पे, जी। वो एक तो इम्पोर्टेड फ्यूल पे थे, ठीक है। दूसरा उनके जो टैरिफ रेट्स थे उनमें बहुत सी रीज़न हैं, जिसमें एक बड़ी बात करप्शन की भी की जाती है, ठीक है। उसमें मल्टीपल वेज में कैपेसिटी चार्जेस डॉलर में वो पैग थे। ओवरऑल एंड रिजल्ट ये था कि हमने पावर बहुत महंगी पैदा करना शुरू कर दी बिल्कुल। इन मुआहदों के नतीजे में। अच्छा, अब जब आप पावर जिससे आपकी आगे बाकी सारी चीज़ें चल ग्रोथ रही होनी हैं थी, इंडस्ट्री ग्रो करनी उसको थी। जब आप महंगा कर देंगे तो आप डायरेक्टली आपकी एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड में इनकम्पैटिटिव हो जाएंगी। Yeah. आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहें इक्वल क्वालिटी में सस्ती ढूंढ रहे होते हैं ना। Yeah, बिल्कुल। अब अगर आप खुद महंगी पैदा करना शुरू करोगे ऐसे ही है, तो मतलब उसका क्या होगा कि अब आप बाहर बेचने की बजाय आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी सस्ती चीज़ें दूसरे मुल्कों से इधर आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और रिलेटिवली चीपर इंपोर्ट्स जो चाइना से या इधर उधर से आएंगी वो आपकी कंट्री में आना शुरू हो जाएंगी। वो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आता है। बिल्कुल। आपकी बहुत सी इंडस्ट्री शट डाउन होना शुरू हो गई और लोगों ने चाइना से चीज़ें मंगवा के पाकिस्तान में और उन पे अपने वो ठप्पे छप्पे लगा के बेचना शुरू कर दिए। वो चीज़ें आपको मार्केट में भी नज़र आती हैं। ऐसे ही है। तो एक और जो बहुत बड़ा समझें कि जो हमसे गलती हुई जी। वो हमने एफिशिएंट और चीप एनर्जी प्रोडक्शन की बजाय महंगी एनर्जी प्रोडक्शन शुरू कर दी, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ जिसको आप समझ सकते हैं कि जो आप कंपैरिजन पूछ रहे थे इंडिया और पाकिस्तान का, Yeah. वो ये है कि इंडिया ने कोई आज से 30-35 साल पहले, मनमोहन से भी पहले, नरसिम्हा राव के टाइम पे उन्होंने अपनी इकॉनमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियल बेस थी, उसको एक्सपेंड करने के हवाले से और अपने एजुकेशन सिस्टम को, ख़ासकर आईटी, जी। उनका जो आईआईटी है उसने बहुत मिरेकुलसली परफॉर्म किया है और उसकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो उसके अदरवाइज सारे ट्रेड डेफिसिट को ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द ग्लोब वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उनकी एजुकेशन सिस्टम ने रिलेटिव टू पाकिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्म किया, जिसका डिविडेंड वो ले रहे ऐसे हैं। ही। और हमारा एजुकेशन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता गया है, जिसका रिलेटिव डिसएडवांटेज हमें फेस करना पड़ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। और इसी टाइम में दरमियान में कहीं पे ये जो रियल एस्टेट बेस्ड मॉडल है ग्रोथ का, ये हमने किया। अब आपके पास ना बिल गेट्स या इलन मस्क इस किस्म की स्टोरीज नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं और मलिक रियाज टाइप की स्टोरी। जो भी आप एक नाम बहुत बड़ा ये आता है, लेकिन और भी बहुत से हैं। यानी उसकी देखा देखी हर शहर में आप जाए तो लोगों ने ज़मीनों को लेके उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू हाँ, कर दी। वो स्कीमें चला रहे हैं। अच्छा, उसने ना पाकिस्तान को डिफरेंट तरीक़ों से डैमेज किया। आप अगर इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करते हैं तो आप कहते हैं जी हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, ऑर्गेनाइजेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे अब प्रॉफिटेबल रही ही नहीं। लोग किसी भी नए आइडिया में, अगर किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया हो भी तो उसमें इन्वेस्ट करने की बजाय प्लॉट लेना चाहते हैं। ऐसे ही है। सेविंग्स जो थी हमारी उसका 80% से ज़्यादा रियल एस्टेट में जाना शुरू हो गया। मतलब हमारे पास जितनी सेविंग्स आ रही हैं सिस्टम में वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रही हैं। अब रियल एस्टेट वाले जो एकड़ सस्ता ख़रीदते हैं उसको 4 गुना 5 गुना 6 गुना महंगा बेच के जो उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है उससे वो और लैंड ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। उससे क्या हो रहा है कि जो आपकी सेंट्रल पंजाब या एग्रीकल्चर लैंड थी जहाँ से आप फूड ग्रो कर रहे थे वो बड़ी तेज़ी से डिप्लीट होती जा रही है और वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई। तो लैंड आपके प्रोडक्टिव यूज़ से जो फूड के लिए थी उससे निकल के हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाना शुरू हो गई और जो हाउसिंग सोसाइटी में वो आ जाती है एक दफ़ा ज़मीन वो काश्त से निकल गई। फिर एक और चीज़ हुई जहाँ पे बड़ी जो डिफरेंट सी है, शायद आपको दुनिया में ऐसी और एग्जांपल मुश्किल से मिले, वो थी कि जैसे आपका रजिस्ट्री करवाते हुए लैंड की स्टेट को एक रेवेन्यू वहाँ से मिल रहा होता था, पाकिस्तान में अलाउ कर दिया गया कि ये भी प्राइवेटाइज होगा। यानी उस हाउसिंग सोसाइटी के अपने ऑफिस से ही लोकल ट्रांसफ़र हो जाएगी और स्टेट को वहाँ से रेवेन्यू नहीं मिलेगा। स्टेट विद इन अ स्टेट स्टेट विद इन द स्टेट बन गई। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को ये भी
अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे आप कहते हैं ना वो जो ओवरसीज़ लोग जाके पैसा रखते हैं Yeah. ऑफशोर अकाउंट्स में, ये छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए जहाँ पे आप अपनी Black money को white ब्लैक कर मनी पार्क कर सकते थे। Yeah. वाइट नहीं की जाती, वाइट करने का मतलब है इकोनॉमिकली वाइट करने का मतलब है कि उस पर टैक्स दिया जाए। वो ब्लैक को ब्लैक में ही पार्क किया गया और उसके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल गई, फाइल्स लेकर रख लें। Yeah. ठीक है, अब कुछ कोशिश की जा रही है कि लोग फाइल अपने नाम पे रखें। प्राइस बॉन्ड एक और इशू था जिसमें वो लोग टैक्स अवॉइड कर लेते थे और उसमें वाइट कर लेते थे। तो जो ये वाली थी कि यानी क्या हुआ, सेविंग्स उधर जाना शुरू हो गई, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन वहाँ से नहीं आ रहा था, और बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए या आइडियाज़ में इन्वेस्ट करने के लिए मनी अवेलेबल नहीं रही। नहीं था। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी ज़मीन को अपने ही पैसे से डेड कैपिटल क्रिएट करना शुरू कर दिया। Yeah. ठीक है, अभी भी आप देख लें, आप बड़ी सोसाइटीज़ में जितनी कमर्शियल आपकी फ्लैट्स या उसका ऑक्यूपेंसी रेट चेक करेंगे Yeah. तो शायद आपको 25-30% से ज़्यादा ना मिले। बिल्कुल नहीं, हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं और वो खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो न्यूयॉर्क वाला हिसाब है ना तो कि इसका इतने मतलब ज़्यादा है कि rents हम हो गए। अपने ही पैसे से डेड कैपिटल क्रिएट करते जा रहे हैं जो आपको एक्चुअली कोई रिटर्न नहीं दे रहा। आप वेट कर रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा पैसा खर्च करके उसको ख़रीद ले। Yeah. तो ये जो रियल एस्टेट बेस्ड मॉडल है, इसने पाकिस्तान को ना समझें कि एक और तरह से डैमेज किया। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो अभी तक हमने की। Yeah. यानी हमने नेशनलाइजेशन की, उसकी कॉस्ट पे कर रहे, हमने बिजली पावर महंगी पैदा करना शुरू कर दी, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो इनकम्पैटिटिव हो गई, और हमने बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया कि जी रियल एस्टेट जो है ना, इसके साथ इंडस्ट्री आगे पीछे बहुत जुड़ी हुई है, तो इसको सब्सिडाइज़ करो, बेनिफिट दो, तो ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। अब वो एक और जो उसके साथ जुड़ा हुआ इशू है, ख़ासकर जो ये आपकी ज़्यादा पोश एरियाज़ डेवलप हुए, वो हाईली इम्पोर्ट इंटेंसिव हैं। Yeah. उनके घरों की कंस्ट्रक्शन से लेकर जो आप उसके Interior है अंदर जितना। इंटीरियर है, फिक्सचर है, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों के अलावा जो आपकी सैनिटरी फिटिंग्स हैं, Yeah. वो सारी आप इम्पोर्टेड यूज़ करें। Even जो groceries भी उधर। ग्रॉसरी जो स्टोर्स वहाँ खुले हुए हैं, Yeah. उसमें आप इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं वहाँ पे, खाने पीने की इम्पोर्टेड चीज़ें आपने वहाँ पे, ऐसे ही है। सो मच सो के वो जो कुत्ते बिल्लियों की खुराक है वो भी वो भी वहाँ पे आप इम्पोर्टेड देखते हैं। Yeah. तो इन्होंने एक लिहाज से हाई मैस कंजम्पशन सोसाइटीज़ क्रिएट कर दी। Yeah. ठीक है, और उनकी जो पर कैपिटा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से वहाँ पे एसीज़ या बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, Yeah. वो फिर इंपोर्टेड फ्यूल पे चुके हैं, तो आपका वहाँ पे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। और वो जो आपको हर साल 2 साल बाद, ये कोई ऑलमोस्ट 26वां के 27वां जो प्रोग्राम है IMF का जो अभी आपने लिया है, Yeah. तो कुछ देर के बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने अपना स्ट्रक्चर इतना ख़राब कर लिया हुआ है कि आप उससे निकलना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। बातों से नहीं निकला जाएगा जब तक आप अपने स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं करेंगे, अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे, आदतें ठीक नहीं करेंगे, वो बिगड़ी पड़ी हैं। अच्छा, ये तो आ गए कि आप 90s के एंड तक। बिल्कुल। उसके बाद 99 में मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया पाकिस्तान में, जी जी। तो कुछ और किस्म की खराबियां दरमियान में पैदा हुई। कुछ की रीजंस पीछे भी थी कि जब हमने अपनी चीज़ें महंगी कर दी, एनर्जी प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, तो लाजमी तौर पे अगर हमें कहीं से भी चीप गुड मिलती, और चाइना चूँकि एक सब्सिट्यूट के तौर पे वहाँ पे आ चुका था और वो लो कॉस्ट पे चीज़ें पैदा कर रहा था, हमने चाइना के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसमें कोई ज़्यादा स्टडी नहीं की गई कि पाकिस्तान को कहाँ पे बेनिफिट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो चाइना के साथ सिर्फ आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो अपने इश्यूज़ के बावजूद, इश्यूज़ उसमें ये हैं कि पाकिस्तान जो चीज़ें मंगवा रहा है वो अंडर इन्वाइस्ड है, एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं है। अच्छा बस जो चीज़ वहाँ से 2000 की आ रही है, यहाँ पे आपने 1000 या 800 की शो की हुई है, अच्छा। तो वो बचाने के लिए उसका जो कस्टम ड्यूटीज़ या बाकी टैरिफ्स हैं। तो जो इंपोर्ट बिल चाइना के साथ आपका पाकिस्तान में शो हो रहा है, एक्चुअल आप चाइना से उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं। चले हम डॉक्यूमेंटेड की बात करें तो 12-14 अरब के करीब आपका वो पहुंचा हुआ है सिर्फ चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है। ओके। जो आपका एनर्जी से रिलेटेड है वो 20 बिलियन प्लस है। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 50 अरब से 60 अरब की रेंज में कहीं चला जाता है विद चाइना। ठीक है, उसको कुछ हद तक वर्कर्स रेमिटेंसेस जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो कवर करते हैं, लेकिन स्टिल आपका जो गैप है, ठीक है,
वो समझ लें 15 से 20 बिलियन डॉलर्स के करीब, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। एक है ट्रेड डेफिसिट खालस, बिल्कुल। जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने बेची। हम्म, दूसरा वर्कर्स रेमिटेंस ने उसमें से कुछ गैप कवर कर दिया, तो स्टिल आखिर में गैप रहेगा, उसको आप कैड कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। बिल्कुल। ठीक है, वो फिर 15 से 20 अरब की रेंज में चल रहा होता है। ऐसे ही है। ठीक है, तो एक तो हमने चाइना से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, हम्म, उसमें पाकिस्तान को उस तरह से आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। बिल्कुल। दूसरा आपने कहा जी कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल इंपोर्ट्स के लिए लिबरलाइज कर दिए, कुछ भी मंगवाएं रूथलेसली, या ओपन अप कर दिया बगैर सोचे समझे कि हम ये फॉरेन एक्सचेंज देंगे कहाँ से। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे जी। कि आपकी चीज़ें महंगी हो गई, दूसरी तरफ आपने एग्रीमेंट्स भी ऐसे। एग्रीमेंट्स, इस किस्म के एग्रीमेंट्स में चले गए कि आखिर में आपका हर साल आप देखते हैं कि यार हमें 15 से 20 अरब डॉलर जो है वो खसारा हो गया। शॉर्टफॉल का सामना है। या ठीक है, उसको आगे चल के जब कुछ गवर्नमेंट्स आई, जी। उन्होंने बजाय इसके कि वो स्ट्रक्चर्स ठीक करते, हम्म, जो मीडिया में आप बहुत ज़्यादा बहस सुनते हैं, जो कहते हैं ना कॉमन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है। या अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, एक्सचेंज रेट टूल है या ऑब्जेक्टिव है एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना? आई थिंक टूल है एक। अच्छा, अगर हम टूल को ऑब्जेक्टिव पे फोकस देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ख़राब हो जाएगा। ये बात समझने की चीज़ है कि जिस टूल से आपने ऑब्जेक्टिव को ठीक करना है, अगर आप कहें नहीं ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें, हमने इसको फिक्स करना है, और उसको नेशनल प्राइड के साथ लगा दिया कि जी अगर कोई एक्सचेंज रेट को नीचे ले आएगा तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। या हालांकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को नीचे लाएंगे तो आप सब्सिडी दे रहे होंगे, ऐसे ही और सब्सिडी किसको दे रहे होंगे? इंपोर्टर को। टैक्स किस पे लगा रहे होंगे? एक्सपोर्टर के एक्सपोर्टर ऊपर। पे। तो अगर कोई मुल्क खुद इंपोर्टर को सब्सिडी दे और या एक्सपोर्टर को टैक्स कर दे, या उसका ट्रेड बैलेंस सही होगा या ख़राब हो जाएगा? खराब होगा अल्टीमेटली। तो वापस जाएं कि ऑब्जेक्टिव ठीक अगर करना होगा तो जो टूल है उसको ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत के मुताबिक रखना होगा, और अगर आप उसको आर्टिफिशियली मनूवर करेंगे, या उसकी कॉस्ट मनूवरिंग के टाइम पे भी होगी, और आगे चल के आपका जो ट्रेड डेफिसिट या कैड है इतना एक्सप्लोड कर जाएगा कि फिर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं रहेगी फर्दर उसको मनूवर करने की। इसलिए कुछ देर के बाद जो आपको लगता है ना यार एकदम ओवरशूट हो जाता है, या वो सिस्टम में पीछे प्रेशर डेवलप हो चुका होता है गलत फैसलों की वजह से। बिल्कुल। अब हम ठीक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बजाय आर्टिफिशियली जिन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी कॉस्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए एडवाइस यही है कि आप ठीक इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जब तक नहीं जाएंगे, आपके आउटकम्स ठीक नहीं होंगे। या तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, और भी आप जब डीपली जाके देखेंगे इन सब के साथ साथ एक बात जो और इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में है या कि उनका एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, उनके इंस्टीट्यूशन में कॉन्टीन्यूटी है, बिल्कुल। डिस्ट्रप्शंस नहीं है जो पाकिस्तान के केस में आप देखते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, और वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर का जो एक क्राइसिस पाकिस्तान में है, उस साइड पे उतना शिद्दत के साथ आपको वो भी नज़र नहीं आता। ठीक है, तो जो और एक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ वो ये है कि पावर का जो इम्बैलेंस है बिल्कुल। वो बड़ा किलिंग है। ट्रू। उसकी वजह से जो जब पॉलिटिकली आप अनस्टेबल रहते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खला में नहीं कहीं पे आ सकती। या यानी आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना है। बुक आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है उसकी, स्मोगलो की वाई नेशंस फेल। या तो उसका बुनियादी पॉइंट क्या है कि क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल। हमारे इंस्टीट्यूशंस की जो क्वालिटी है और जो स्ट्रक्चर्स में पावर का इम्बैलेंस है वो इतना ज़्यादा है कि आप उस स्टेबिलिटी को सोच भी नहीं सकते। अच्छा, फिर जब आपने नेशनलाइजेशन कर दी, ठीक है, या उसकी वजह से भी समझें कि वो जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का कि यार जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरा ही रहेगा या मुझसे कोई हाँ, हथियार ले लेगा। लेगा। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा ये है कि जो ये डिस्ट्रप्शंस हैं ऑन एंड ऑफ, उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं है। कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? इसीलिए जिस किसी का बस चलता है वो भागने की बात करता है। हमें अपने आप को डीपली देखने की ज़रूरत है, इस मुल्क को ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना है, और इंस्टीट्यूशन सारे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही। वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर्स के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल। और पावर बैलेंस ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बैलेंस। बिल्कुल। बैलेंस ऑफ पावर मीन कि जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास पावर भी हो। उनके ऊपर चेक भी हो। ठीक है,
रिसेंटली एक स्टडी की हमने ये जो SDGs के हवाले से, तो वहाँ पे एक चीज़ सामने आई कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है Yeah. उस पे जो सबसे बड़ी बॉटलनेक है एक आपका वो जो DC ऑफिस है, हम्म, हर फाइल ने वहाँ जाना होता है। बिल्कुल शायद बहुत सी चीज़ों के लिए एक्सपर्टीज़ वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन पावर उसके पास है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बिल्कुल। ठीक है। तो जिस डिसिप्लिन के लोग जिस जगह बैठे हुए हैं, अगर पावर भी उनको दी जाए Yeah. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास हो, फिर आप उनसे जवाब तलबी भी कर सकते हैं। Yeah. लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर है, पावर आपने किसी और को दी हुई है, वो बड़े स्केल पे जाके एक बड़ा क्राइसिस है, लेकिन आपके नीचे भी माइक्रो लेवल पे भी। वो भी है। यानी जो आपका पावर का इम्बैलेंस है Yeah. या पावर ऐसे पर्सन के पास है जो जवाबदेह नहीं है उस तरह से, ऐसे ही है। ठीक है, अकाउंटेबल नहीं है, यानी अकाउंटेबिलिटी का वीक होना बिल्कुल। और पावर का इम्बैलेंस, Yeah. ये मिलजुल के और बाकी जो बातें हम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारे स्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है, मतलब उस स्ट्रक्चर से बुरे आउटकम्स ही निकलेंगे। ऐसे ही है। इस स्ट्रक्चर से आप कोई बहुत अच्छे आउटकम नहीं निकाल सकते। Yeah. दूसरा जो ग्रोथ की बात हम कर रहे थे कि ये थोड़ा सा फास्ट ग्रो करता है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अब प्रॉब्लम उसमें यहाँ पे आता है कि आपके अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है सपोज, वो ग्रोथ कर भी जाएगा, Yeah. तो आप तो सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, ऐसे ही है। पार्ट्स आप बाहर से मंगवा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इम्पोर्टेड सप्लाई चेन बाहर से मतलब आप डिपेंडेंट। इम्पोर्टेड पार्ट्स Yeah. या इम्पोर्टेड इनपुट्स पे आपका इन्हिसार है, और वो उसकी आउटपुट अगर एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, डोमेस्टिकली सारी कंज्यूम हो domestic use हो रही है, रही, तो बिल्कुल। फिर क्या होगा? वो सेक्टर जब ग्रो करेगा तो साथ ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा और आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही है। मतलब ये हुआ ना कि वहाँ भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं है। ऐसे ही है। वो ग्रोथ जो डोमेस्टिक इनपुट्स पे बेस कर रही होगी और जिसे लेटर ऑन आप एक्सपोर्ट भी कर सके, Yeah. वो आपको फॉरेन एक्सचेंज देगी True. सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल। या ऐसी इनपुट जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके आप उसको बेच रहे हैं। Yeah. सपोज आप बाहर से कॉटन मंगवाते हैं और आप कपड़ा बना के एंड बेच स्टेज पे जाके 1 बिलियन की मंगवाएं और 3 बिलियन की उससे अगर एक्सपोर्ट कर लें, तो ये तो अच्छी चीज़ है। ऐसे ही है। लेकिन ऐसी इंपोर्ट्स जो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जानी है, Export नहीं होनी वो सेक्टर अगर ग्रो करेंगे भी तो वो वही प्रॉब्लम करेगा कि पुराना इंजन है, जैसे ही थोड़ा सा फास्ट चलेगा सीज हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इस एंगल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। Yeah. ग्रोथ को भी आपको डीपली जाके देखने की ज़रूरत है कि आप जब ग्रोथ कर भी रहे हैं तो कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, बिल्कुल। वो फ़ायदामंद भी हैं या नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए इकोनॉमी को देखने के लिए आपको सुपरफिशियल या ये नहीं गलत चीज़ों को नेशनल प्राइड के साथ जोड़ देना, बिल्कुल। वो तबाही तो ला सकती हैं, उससे बेहतरी नहीं आ सकती। ऐसे ही है। सर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का ना मतलब अब व्यूवर्स तक पहुंचाया। आई थिंक मुझे तो बैठे बैठे बीच में ना प्राउड फील हो रहा था कि यार वी हैड अ टीचर लाइक यू। और काफ़ी चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर कर दी। काफ़ी ज़्यादा सवाल जो मेरे जहन में आ रहे थे वो आप साथ साथ आंसर कर रहे थे। तो मतलब आई थिंक उस हवाले से तो मुझे कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया कि यार पाकिस्तान के साथ अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो उसका जवाब तो आपने बेहतरीन तरीके से दे दिया। आई थिंक देखने वालों को ये चीज़ें बार बार रिपीट पे लगा के सुनने की ज़रूरत है कि यार उस तरीके से आपको बेहतर समझ आएगी। तो दूसरा सवाल आ जाता है कर्ज़े का। कर्ज़े हमने लिए हुए हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट पे आपने बात बता दी सारा कि होता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है। लेकिन अभी हम अपनी करंट सिचुएशन देखें तो हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। और अगेन मैंने आप की काफ़ी ज़्यादा मतलब लेक्चर सुने हैं जिसके अंदर आप डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात करते हैं। उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, अब उसमें भी यह है कि इसको भी एक एंगल से देखने की ज़रूरत है कि आपका जो नेशनल डेट है उसके मेजर देखें तो दो तरह का है। एक है जो हमने डोमेस्टिकली लिया हुआ है, नेशनल डेट के अंदर डोमेस्टिक डेट है, और एक जो आपने फॉरेन से लिया हुआ है। Yeah. अगर आप इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट देखें Yeah. तो इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा है वो डोमेस्टिक डेट पे है। Yeah. और ज़्यादा में भी परसेंटेज का फ़र्क नहीं है, टाइम्स का फ़र्क है। टाइम्स मीन ये कि अगर बाहर वाले पे आप 2 रुपये दे रहे हैं तो यहाँ आप 12 रुपये दे रहे हैं, बिल्कुल। 10 रुपये दे रहे हैं या 8 रुपये दे रहे हैं। 2 और 12 का रेशो बनता है 1:6। इसका मतलब है 6 गुना। ज़्यादा परसेंटेज में देखें तो ये 600% बनता है। डोमेस्टिक वाला अगर बाहर वाला 100% है तो ये 600% है। बिल्कुल। तो जो हमारा नेशनल डेट है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट के हवाले से जो बड़ा बोझ आता है आपका, वो डोमेस्टिक डेट का आता है। Yeah. फॉरेन डेट का इंटरेस्ट के लिहाज से उतना नहीं आता।
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि फॉरेन डेट आपने फॉरेन एक्सचेंज में पे करना है और डॉलर आपके पास ऑलरेडी आप डेफिसिट इकोनॉमी है, आप 15 से 20 अरब के रेंज में, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी इंपोर्ट्स अलाउ कर रहे हैं। बहुत हाँ, सख्ती कर देंगे तो बाज़ का ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए वो भी रह किसी और इंडस्ट्री को वो भी नहीं मिल पा रही होती, तो जाएंगे। वो आपको हर्ट करना शुरू हो जाती ऐसे है। है। ठीक है, यानी जब खराबी बड़ी हुई है और आपने कुछ चीज़ों को रोका है तो उससे आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी दरमियान में ऐसे ही सफ़र कर जाती हैं। ठीक है, तो जो डेट है, जैसे अब आप सिर्फ लास्ट ईयर को देख लें, पिछले साल जो प्रोजेक्शन की गई, इनका ख्याल था कि जो एवरेज इंटरेस्ट हमें हिट करेगा वो कोई 12% के करीब करेगा। हाँ। एक्चुअली जो हमें हिट किया वो 18% 16% के करीब किया। अच्छा, अब 1% जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, जैसे आजकल पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का जो है, जिस पे स्टेट बैंक बाकी बैंक्स को कर्जा देता है, जी ये जी। वो वाला रेट होता है, वो कोई 22% पे पहुंचा हुआ है इस वक्त। ठीक है, उसकी वजह से समझ लें कि ऐसे कुछ 400-450 अरब का एडिशनल बोझ आता है, फिजिकल डेफिसिट जो जो आपका है, जो आपने पे करना है, या जब 1% इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। अब जब बिल्कुल। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 12% के करीब रहेगा और एक्चुअली वो 18 को टच कर रहा है, या तो ये 6% का मतलब ये हुआ कि आपको कोई 2000 अरब के करीब एडिशनल बर्डन इसकी वजह से आ जाएगा। बिल्कुल। अभी आप देखें ये 7300 अरब के करीब जो है आपका डेट सर्विसिंग पहुंचा हुआ है। या अच्छा, रेवेन्यू दूसरी साइड पे बहुत सी रीज़न्स हैं कि हम डायरेक्टली लोगों से टैक्स नहीं ले पाते, और टैक्स के अंदर जो रिफॉर्म्स ड्यू हैं या वो ना करने की वजह से हमारा ज़्यादातर रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है। इनडायरेक्ट टैक्स गरीब आदमी भी उसी रेट पे कर रहा होता है, जिनको रेग्रेसिव भी कहते हैं। रेग्रेसिव वो टैक्स होता है जिसमें लो इनकम वाले पे उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, हायर इनकम पे कम आता है। या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये है कि जो रिच है उससे आप उस पे ज़्यादा 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 आएगा। लें और पुअर पे कम करें। या जीएसटी कांस्टेंट भी हो तो उससे गरीब आदमी ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो उसके पास थोड़ा सा पैसा होता है और वो ऐसे नॉर्मली ही है। कंजम्पशन के ऊपर होता है, तो वो उसकी कंज्यूमेबल के वो अपनी ऊपर ज़्यादा रेशियो पे कर उसको होता है अपनी इनकम। 500 रुपये में से 80-90 रुपये उसका निकल जाएगा। या तो अमीर आदमी अगर 500 की कंजम्पशन करेगा भी तो उसकी इनकम में 500 का कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा 90 रुपये निकल जाने से भी। बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, टैक्स स्ट्रक्चर्स ठीक ठीक हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो दूसरी तरफ डेट एक्यूमुलेशन होती जा रही है। या एक और चीज़ जो थोड़ी सी दरमियान में आपको देखना पड़ेगी ना, जब जब हम आप पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जी 18वीं तरमीम बहुत से हवालों से लोग उसको बहुत प्रेज़ करते हैं, या लेकिन फेडरल फॉर्म। 18वीं तरमीम ने ख़ासकर ये वाला जो उसका है कि बहुत से सब्जेक्ट आपने सूबों को दे दिए, और फेडरल गवर्नमेंट का जो डिविजिबल रिसोर्स पूल है, या डिविजिबल वो है जो सूबों के दरमियान वो जो आपका एनएफसी के मुताबिक तकसीम किया जाता जी है। जी। कुछ चीज़ें रेवेन्यूज़ ऐसे हैं जो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, जैसे ये लेवी और जीएसटी है ना, जी किसी जगह पे इसको चेंज किया गया रिसेंटली। ऐसे तो ही। वो इसलिए किया गया कि फेडरल गवर्नमेंट वो डिविजिबल रिसोर्स पूल से निकाल के या जो डिविजिबल में जाना था उसको थोड़ा कम करके दूसरे को बढ़ा लिया है ताकि उसको बचा सकें। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस वक्त समझे कमाने वाला एक है, पैसा इकट्ठे करने की सारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे है, ऐसे ही है। खर्च करने वाले 4 सूबे और फेडरल गवर्नमेंट 5 हो गए। या कुछ ना कुछ आपने जीबी और कश्मीर को भी देना होता है, चलो वो उतना बर्डन नहीं है, लेकिन जो डिविजिबल रिसोर्स पूल है उसका 57.5% सूबों को आपने देना होता है। 42.5% जो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है उससे सिर्फ कर्ज़ों का सूद भी पूरा नहीं होता। इसका मतलब है कि बाय डेफिनेशन या जब आपने खर्चे करने वाले यूनिट्स, खर्चों की लिस्टें बनाने वाले 5 कर दिए और हाँ। कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक के ऊपर है, या तो फेडरल गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से फंस गई है। ये इस पे सोचने की हमें ज़रूरत है बिल्कुल। कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको किस तरह से 18वीं तरमीम ने या किया है। आप बहुत सी चीज़ों को रिवर्स ना भी करें, लेकिन रेवेन्यू के अंदर सूबों को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। या ठीक है, लेकिन आई और थिंक आप अगेन 18वीं तरमीम को तो नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते क्योंकि उसने तो सूबों को कर दिया ना खुद मुख्तार। खुद अब सूबों का काम था कि अपनी जो नहीं, वो सूबों ने टैक्स कलेक्शन। रेवेन्यू साइड पे जिम्मेदारी नहीं ली ना। उन्होंने कहा ठीक है पैसा आ रहा है, तो रफली आप यूँ समझ लें सूबे फ्री राइडर्स बन गए। उसमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर वो भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें दबती ना चली जाए। पॉइंट मेरा ये है कि आप मौजूदा रेवेन्यू और
एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसके साथ साथ ये जो आपने सूबों को देना है 57.5%, इन सारी चीज़ों को जब ओवरऑल जाके देखते हैं तो आप बाय डेफिनेशन 2500 से 3000 के डेफिसिट के साथ स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ, 3000 अरब कर्ज़ों में ऐड होगा हर साल बाय डेफिनेशन, बाय स्ट्रक्चर। तो अब आप 10 साल बाद जब देखते हैं कि ये तो 30 अरब हो गया, इसका 30 ये हो गया, ट्रिलियन उस तरह इकट्ठा होते होते, ठीक है। और फिर इसका सूद क्यूमुलेट करते हुए वो एक्सपोनेंशियली आपके कर्जे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप कुछ ही सालों बाद देखते हैं कि यार ये डबल हो गए। वजह उसकी क्या है, नीचे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, उनका सूद है, फिर आप हर साल 3,000 अरब यानी 3 ट्रिलियन, 1000 अरब जो है ना उसका 1 ट्रिलियन है, तो 3 ट्रिलियन आप वैसे ऐड कर रहे हैं, फिर उसके सूद, ठीक है, और क्यूमुलेट होके ओवरऑल आपका ये डेट। अब जो रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात करते हैं वो यही है कि एक तो ये वाली रिस्ट्रक्चरिंग की भी ज़रूरत है कि यार आप रेवेन्यू साइड को बेहतर करें, और डायरेक्ट टैक्सेस को और सूबों का रोल जहाँ बेहतर करने की ज़रूरत है, जहाँ FBR या बाकी इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे जो रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत ये है कि आप रिलेटिवली चीपर साइड पे जाएं। हमारा क्या हुआ है कि जब पॉलिसी रेट बहुत ऊपर गया है तो उसकी वजह से जितना भी गवर्नमेंट नया डेट ले रही होती है, ये ट्रेड बिल 3 महीने के लिए रफली समझ लें, तो नया डेट जितना ले रही होती है वो बहुत हाई रेट पे, और वो 1% का रफली समझ लें कि 400-450 बिलियन जो है ना एडिशनल कॉस्ट उसकी आ रही होती है। तो रिस्ट्रक्चरिंग इस लिहाज से चाहिए, एक तो ये कि हम अपने ख़र्चों में और जो हमारे टैक्स की वसूलियाँ हैं उनको बेहतर करें, और जिसको ऑस्टेरिटी कहा जाता है कि आप अपनी बुक्स को बैलेंस करें, उसकी ज़रूरत है, और ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम फ्री राइडर के तौर पे ख़र्चे ज़्यादा करने की बात करते जाएं, और वो आखिर में इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे दुनिया में नहीं नज़र आ रहा होता। हमें लोग डिक्टेट कर रहे होते हैं, अदारे डिक्टेट कर रहे होते हैं, और ख़ासकर जो हमें बड़ा एक वो नज़र आता है वो IMF नज़र आता है, ठीक है, कि वो डायरेक्टली फिर आपको बता रहे होते हैं ये करो या ये ना करो। अच्छा, आप उनसे हर दफ़ा कर्जा लेने के लिए उनकी बातें मान लेते हैं, बाद में बहुत सी पूरी नहीं कर पाते, ऐसे ही है, तो अगली बार वो नखरे करते हैं, तो अगली बार वो और ज़्यादा सख्तियाँ आप पे करना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरत इसी बात की कि हम रिस्पॉन्सिबल अपनी स्टेट की तरफ जाएँ, ठीक है। वो जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है समटाइम्स वो बाद में बहुत कॉस्ट कर रहे हो। ऐसे ही है। सर एक और सवाल बनता है पॉलिसी के ऊपर ना। सबसे पहले तो क्योंकि ले मैन को नहीं पता लगता कि यार इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और कितनी इफ़ेक्टिव है, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे यार। एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल और मॉनेटरी, और पाकिस्तान के टर्म्स में अगर देखा जाए तो वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। जो तो फिस्कल पॉलिसी, वो जो बजट आपका आता है ना, जिसमें आप अगले साल के लिए बताते हैं कि जी हम कितना खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठे करेंगे, ये जो बजट है ये फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट की अखराजात, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की जो टैक्स की वसूलियाँ हैं, टैक्स रेवेन्यूज़, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जो है जो कुछ वो कर रहा होता है उसको अब मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। उसमें भी जो रिसेंटली हुआ कि आपने कहा कि पहले जैसे हमने बात की ना कि अगर आपकी जो फिनांस मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाए और वो डायरेक्टली इंटरवेंशन करके इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट को भी मनूवर कर रही हो, तो फिर दूसरी साइड पे ये आता है कि यार अदारों को इंडिपेंडेंट किया जाए। ये जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी वाला है, काफ़ी देर से वो भी एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट चल रही है कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस किया जाए और उसको काम करने दिया जाए। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये आती, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान जिस लेवल पे इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करना एक आइडियलिज्म तो हो सकता है, हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और फिस्कल साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप फिस्कल साइड पे सियासी तौर पे गलत फैसले करते ही चले जाएं और जो आपका बर्डन है टैक्स पेयर्स का वो बढ़ाते जाएं, ठीक है, और बहुत सी सब्सिडीज़ ऐसी देना शुरू कर दें जो एक्चुअली नहीं देनी चाहिए, चूँकि ऑलरेडी आपका नेशनल डेट बहुत ऊपर चला गया है। तो पॉलिसी मेकिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सीरियस ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली आएगी इधर ही फिस्कल साइड पे, क्योंकि लोगों ने वोट दे के इनको वहाँ भेजा है।
दूसरी तरफ जो जो स्टेट बैंक है उसके साथ भी इनको बैठने की ज़रूरत है कि पॉलिसी रेट अगर बहुत ऊपर चला गया है, जैसे आजकल आपको नज़र आ रहा है 22% है, बिल्कुल इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है बजट डेफिसिट के लिए, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, ऐसे ही कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा उसकी वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको और ज़्यादा फ्यूचर में टैक्सेस लगाना पड़ेंगे, उसकी वजह से महंगाई आती है। डायरेक्ट जो बिज़नेस क्लास जिस जिस रेट पे अब बोरो करेगी उसके बाद वो क्या बिज़नेस करेंगे, यानी अगर 22% पॉलिसी रेट है काइबर समय ले ये ऊपर गया हुआ है, और उसके बाद अगर बैंक अपना कुछ चार्ज करते हैं, या जैसे आप लीज़ पे गाड़ी लेने जाएंगे तो अब आपको अंदाज़न किस रेट पे मिलेगी, 24-25 पे चली जाएगी ना, ऐसे ही 26 पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पैसा आप लेके आप इन्वेस्ट करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिज़नेस क्लास जेब से तो नहीं देगी, वो उसको प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि पॉलिसी रेट ऊपर जाने का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट प्राइसेस के अंदर भी आ रहा होता है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के अंदर भी आ रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी हम उस रेंज में हैं जिसमें जो हाइपर इन्फ्लेशन फिक्स इनकम ग्रुप्स हैं वो बहुत बुरी बुरी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ें एक चीज़ कहीं ख़राब होती है, उसके एडवर्स इफेक्ट दूसरों पे आ रहे होते हैं। या जब हम बेहतरी करना शुरू करेंगे तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दूसरी जगहों पे फिर आपको नज़र आएंगे। या तो पॉलिसी मेकिंग में जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो है ज़िम्मेदारी लेने की, बिल्कुल लॉन्ग रन विजन के साथ, और कुछ चीज़ों को आप फिर नीचे लाने की कोशिश करें। जैसे डेट है, बिल्कुल तो अगर डेट को आमतौर पे जीडीपी की रेशो में देखा जाता है कि कितने परसेंट जीडीपी का इस वक्त आपका डेट है। उस रेशो को पाकिस्तान में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट बना था कि फेडरल गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकती, वो रेशो डिफाइन, उसको हम वायलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो डेट लिमिटेशन एक्ट था और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिखानी थी, हाँ वो हम भूल जाते हैं। ऐसे ही है एक और जो इस पॉलिटिक्स के साथ क्राइसिस है वो यही है कि जब आप इलेक्शंस के करीब आते हैं तो फिर वो आप वहाँ पे वोट लेने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर में नुकसानदेह वो होते फिर आपको आगे जाके कॉस्ट करती हैं। हैं इसका मतलब है कि वो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे पास साथ एज ए नेशन, या वो हम बहुत सी जगहों पे उसको लैक करते हैं, ऐसे ही है और उसमें गवर्नमेंट्स भी लैक करती हैं, हम इंडिविजुअल्स भी लैक करते हैं। बिल्कुल यानी हम इम्पोर्टेड चीज़ें फ़ख्र के साथ लेना चाहते हैं, सही उसके बात पाकिस्तानी सब्सिट्यूट अवेलेबल भी हों तो नहीं लेना चाहते, ऐसे ही है जिसकी वजह से जब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, कैट बढ़ता है, तो फाइनली हम एज ए नेशन दुनिया में वो मांग रहे होते हैं, ट्रू और उधर हमें डिक्टेशन मिल रही होती है, मतलब आप सॉवरेन नहीं रहते, बिल्कुल आपके मामलात के अंदर दूसरे डायरेक्ट आपको आके डिक्टेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो वो जो हमें अपने रवैये ठीक करने चाहिए, बिल्कुल हर इंडिविजुअल को या उसकी भी ज़रूरत है। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, ऐसे ही है हमें अपनी अपनी अपने अपने तौर पे भी देखने की ज़रूरत है ट्रू कि हम किस तरह से अपनी कंजम्पशन को अपने मिनिमाइज कर वसाइल के अंदर करें। यानी बेसिकली हमारा मौजूदा कंजम्पशन पैटर्न इन टर्म्स ऑफ जो हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो Yeah. हमारी इनकम से सपोर्ट नहीं हो रहा, ऐसे वो ही है। डायरेक्ट बर्डन क्रिएट कर रहा है, ऐसे ही है ठीक है। अरे सर इन सारी चीज़ों को मतलब सुन के सोच के बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन मुझे याद है आज से 3 साल पहले तो जब हम आपकी लेक्चर्स में बैठते थे तो एट द एंड ऑप्टिमिज्म ज़रूर हुआ करता था। आप एंड में मतलब उम्मीद दिया करते थे कि यार चलो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो ऑप्टिमिज्म आज भी मौजूद है, वो ख़त्म हो गया। यार अनफॉर्चुनेटली जैसे होता नहीं कि बाज़ का इवेंट्स इस तरह चल रहे होते हैं कि आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन वो आगे फिर सिग्नल इस किस्म के आते हैं Yeah. जिसमें आप स्टेबिलिटी में जाने की बजाय इंस्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन चेंज और एज ए नेशन आप सिंपल देखें कि जहाँ पे हम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे तो आपका फोकस तरक्की पे होगा या एक दूसरे को नीचा दिखाने पे होगा। तो हम इस वक्त बहुत बुरी तरह से आपस में उलझे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसका एक इफ़ेक्ट आपको ब्रेन ड्रेन की सूरत में नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो थे हाई स्किल ह्यूमन कैपिटल वो पाकिस्तान से बाहर जा अब बाहर जा रहा है। तो ये जो रिसेंटली हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, अपने रवैयों को ठीक करने की ज़रूरत है, हम्म और ताकि हम
आने वाले सालों में मसलन अगर आपका ह्यूमन कैपिटल जो स्किल्ड है वो निकल जाता है, बिल्कुल। या ऐसे लोग पाकिस्तान से निकल जाते हैं जो दूसरे लोगों को ट्रेंड कर सकते थे, या आपके मास्टर ट्रेनर यहाँ से चले जाएं, ऐसे ही है। तो फिर कौन कौन तैयार मतलब फिर करेगा? स्किल्ड लेबर तो नहीं तैयार होगी ना। उन फील्ड में आपको डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब है कि कुछ जो जो जब हम बहुत ज़्यादा आपस में उलझ जाएंगे, जी। ठीक है, तो हमारा दुश्मन तो उसकी वजह से हंस रहा होगा, वो एंजॉय कर रहा होगा कि यार अब हमें ज़रूरत नहीं है इनको तबाह करने की, ये आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। या सर फ्यूचर में हालात कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप वाहिद बंदे थे जो कुछ दिखा सकते थे कि यार नहीं कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं, अनलेस के वो हम चीज़ें ठीक करें जो Yeah. जो खराबियां हम कर रहे हैं हर लिहाज से, जिसमें मैंने इंडिविजुअल की भी बात की, इदारों की भी बात की, ऐसे ही है। ठीक है, जब तक हम ठीक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल। सर यानी इस पॉइंट पे सिंपली हमें सीरियसली बहुत सी जगहों पे रीथिंक करने की ज़रूरत है बिल्कुल। कि जो जिस तरह से हम गड़मड़ होकर लड़ रहे हैं उससे निकले बगैर, स्टेबिलिटी लाए बगैर, स्टेबिलिटी मीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिल्कुल। उसी के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। बिल्कुल। लोगों का कोई ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, यहाँ काम करना शुरू करेंगे। अच्छा सर, सॉल्यूशंस पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो मेन आपके जहन में आती हैं कि यार इन चीज़ों को इमीडिएटली फिक्स किया जा सकता है और सबसे पहले करने की ज़रूरत है। देखिए, एक जो हम समझते हैं ना कि शॉर्टकट्स हो सकते हैं चीज़ों के, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अगर इस लेवल पे क्राइसिस में हो तो ये सोचना भी कि हम कोई शॉर्टकट होगा और एक बटन दबाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो एक तरह Possible से नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हम्म। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की अगर ज़रूरत है, तो उसमें अगर आप पूछें कि बड़ा बुनियादी हमें क्या करना पड़ेगा, हम्म। तो जैसे आपने कहा ना कि इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। या लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें अब जो 2 चीज़ें हैं लैंड और कैपिटल के अलावा, वो इंसान है। हम्म। इसका मतलब है इंसान 2 तरह से प्रोडक्शन फंक्शन में आ रहा है। एज अ लेबर और एज लेबर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, मतलब ये हुआ कि टेक्निकल फ़र्क क्या है, काम तो दोनों बंदे कर रहे होंगे। या एक होगा जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, जिम्मेदारी ले रहा होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। हम्म। एक है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है और वो वहाँ से सैलरी ले रहा है, या ठीक है। अच्छा, जो अब काम करने वाली लेबर है उसको एक ठीक स्किल सेट चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको भी एक ठीक स्किल सेट चाहिए। ऐसे ही वो कारोबार को समझता हो, वो दुनिया को समझता हो, किस किस्म की दुनिया में चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इसको या समझता हो। अच्छा, फिर जो आपके इंसानों को ट्रेन करके मार्केट में भेजने वाले अदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस, उनका भी लिंकेज हो, यानी जो एकेडेमिया और इंडस्ट्रियल का लिंकेज है वो हो। यानी आप ठीक किस्म का ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहे हो जो उस इंडस्ट्री की ज़रूरत है बिल्कुल। या उस इंडस्ट्री को बेहतर कर सकता है। ऐसे ही है। होना क्या चाहिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस क्वालिटी का ह्यूमन कैपिटल पैदा करें कि आप जिस स्टेज पे आज प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। ऐसे ही है, अप टू डेट हो। और जो वेल्थ क्रिएशन है या पैसा बनाना है वो रेंट सीकिंग की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हो, ऐसे कि ही आप कोई मसला हल करके ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जिससे कोई मसला हल हो और उससे आप पैसा कमाएं, बिल्कुल। बजाय इसके कि आप दूसरे की बनी हुई प्रोडक्ट को अपने पैसे की बेस पे मिडल मैन के तौर पे रेंट सीकिंग कर रहे हो। या हमारी इकॉनमी में अगर आप देखेंगे तो जो एक्चुअली मेहनत करने वाली लेबर है उसको उस तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा होता, और जो दरमियान में वो बैठा हुआ है, मिडल मैन बैठा हुआ है, वो ज़्यादा कमा रहा होता है। या तो ये जो मार्केट की इम्परफेक्शंस हैं इनको बेहतर करने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल लेबर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको उसका ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, बजाय इसके कि वो जो पैसे के ज़ोर पे मिडल मैन बैठा हुआ है वो ज़्यादा कमाए। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो जो है ना कि प्रोडक्टिविटी हमारी लो है। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में सिंपल अगर आप समझना चाहें ना तो जो वेज रेट है ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी ऐसे ही है। किसी भी जो आपकी इनपुट है, लेबर है या कोई भी, उसने जो प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू कितनी है उसके बराबर है। बिल्कुल। तो अगर किसी जगह पर कैपिटा इनकम लो है तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि वहाँ पे Productivity low है। प्रोडक्टिविटी लो है। या अब साउथ कोरिया को या जापान को अगर आप देखें तो वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की निस्बत 30 गुना 40 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो पर्सन है वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ कि पर कैपिटा इनकम भी आउटकम है। डिटर्मिन उसको क्या करेगा कि प्रोडक्टिविटी कितनी है। ऐसे ही
अगर आप लोगों को डिग्रीज देंगे और उसके पीछे स्किल्स नहीं होंगी तो उसको एक लिहाज से वो भी एक इन्फ्लेशन है जिसको क्रीडेंशियल इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे ही। जैसे मनी कुछ बाय नहीं कर रही, वो डिग्री कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ऐसे तो ही। आप लो स्किल्स के साथ लोगों को पेपर्स दे के निकाल रहे हैं, Yeah. वो प्रॉब्लम। यानी फाइनली प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये लॉन्ग रन है। हम्म। और वो ये नहीं हो सकता कि जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ये यूनिवर्सिटियों से ठीक कर लेंगे। अगर आपका स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, या तो यूनिवर्सिटीज़ में तो यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट्स आ रहे होंगे वो उनको लेवल ही नहीं होगा कि उनको चीज़ों को, नई चीज़ों मतलब को ये है ग्रास्प कि कर। आपको हर लेवल पे अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और फिर स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, स्किल सेट कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है। बिल्कुल। इतनी तेज़ी से दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं कि बहुत से जो पेशे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त दुनिया में वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है। बिल्कुल। वो जो युवा हरारी की बुक है 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, उसमें एक चैप्टर है। यानी पहले आप क्या कहते थे कि लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। वो कहता है कि आपको एक्सप्लॉइटेशन वाला इशू नहीं होगा फ्यूचर में, आप इरेलीवेंट हो जाएंगे, आपकी जगह रोबोट आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो वही काम कर रही होगी जो पहले बंदा कर रहा था। इसका मतलब है वो जॉब ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो बहुत विजनरी होना चाहिए कि किस किस्म की स्किल देनी है आपने। अच्छा, फिर मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए लोगों के पास कि अगर एक चीज़ ख़त्म हुई है वो कोई किसी और तरीके से भी कमा सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप उससे मायूस ना हो जाएं, उससे निकलने का रास्ता कैसे निकालना है, आपके पास मल्टीपल स्किल्स हों, एक से ज़्यादा तरीक़ों से आप कमा सकते हो और एक ही वक्त में अगर कमा सकते हो तो फिर भी आपके पास ज़्यादा इनकम आ सकती है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से ज़रूरत किस चीज़ की है कि स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, राइट स्किल सेट के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, ये बड़ा बुनियादी है। अच्छा, ये अब शॉर्ट रन या शॉर्टकट से नहीं आ सकता। 10-15 साल तो लग जाते हैं इसका आउटपुट नजर आता है। आप ठीक तरह से ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें जो आपको गाइडलाइन दे रहे हों कि किन एरियाज़ में आपने कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं, बजाय इसके कि एक बच्चा जो 25-30 साल की उम्र में एक सिस्टम से निकले और बाद में पता चले जो कुछ उसने सीखा है वो तो ज़रूरत का ही नहीं है। तो आपने इसका मतलब ये उसका टाइम ज़ाया किया, वो एक ख़राब किस्म का ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर दिया आपने। तो ये बड़ी मेहनत तलब चीज़ है और इसमें कोई एक बंदा ये नहीं फैसला करेगा कि किसने क्या करना है। इसमें आप समझे कि बहुत से एरियाज़ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अपने एरिया के अंदर, ये भी हो सकता है कि आप एक काम करें उसमें कुछ खराबियाँ हों, उसको ठीक भी बाद में आपको करना पड़े। तो इसका मतलब है कि ये बहुत कोई शॉर्टकट से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करते, बच्चों के अंदर किस किस्म की एप्टीट्यूड हैं, प्रेफरेंसेस उनकी क्या हैं, उनको उसकी बजाय हम ज़बरदस्ती किसी और शोबे में भेज देते हैं। वो वहाँ पे बैठे होते हैं, जी हम तो ये नहीं सीखना चाहते थे, घर वालों ने भेज दिया। उनमें पैशन ही नहीं होता। जिस फील्ड के बारे में आपका पैशन नहीं होगा उसमें आप एक्सेल कैसे करेंगे, एक्सीलेंस कैसे हासिल करेंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अंदर से कोई चीज़ ड्राइव होगी ना। आपका सिस्टम में कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है कि बच्चे के लिए ज़्यादा ओपनिंग्स हों। अब मैट्रिक इंटर के बाद आपके पास 2-3 चीज़ें शुरू में खुलती हैं कि वो या तो मेडिकल पढ़ने चला जाएगा या इंजीनियरिंग चला जाएगा या वो ISSB करके ऑफिसर बन जाएगा। ठीक है, जो बच्चे वहाँ पे नहीं जाना चाहते या और किसी जगह जाना चाहते हैं उनको बहुत से लोग समझते हैं ये बड़े नकार हैं। हालांकि और बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें लोग उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो ओपनिंग्स एक लिहाज से अवेलेबल नहीं है। ठीक तरह से वो उनको समझ के बच्चों को उन एरियाज़ में भेजने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है। एग्ज़ाम का सिस्टम रटा बेस्ड है। वो रोबोट्स तैयार हो रहे हैं जो रटा मार के ख़ास तरह से नंबर तो ले लेते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि हमने करना क्या है। तो हमें रोबोट्स तैयार नहीं करने, हमने सोचने समझने वाले और मसाइल हल करने वाले इंसान अगर तैयार करने हैं तो फिर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक बड़े बेहतर तरीके से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ये एक बात होगी। अच्छा, उसके बाद जो जिस तरह से हम बात करते जा रहे थे उसमें ही जहाँ ख़राबी थी उसको वहीं पे ठीक करने की ज़रूरत है। और हमने कहा जी कि वो नेशनलाइजेशन हमने कर ली जी, उसकी कॉस्ट आ रही है। नेशनल एंटरप्राइजेज़ का हर साल बजट के अंदर लॉस है। जो लॉस मेकिंग नेशनल एंटिटीज़ हैं वो जो बोझ आप टैक्स पेयर पे डालते जा रहे हैं या नेशनल डेट में उसका आ रहा है, वहाँ पे आप ठीक तरह से वही काम वापस लोगों को दे दें। प्राइवेटाइजेशन बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो बोझ कौन से उतार दिया जाए ताकि टैक्स पेयर जो है ना बेचारा उसमें फंसता जा रहा है।
ये रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक है, और इसको बेहतर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक। ठीक है। और जो बात हम कर रहे थे कि जब आप इन चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे और जो मेहनत करने वाला है उसको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है या वो अगर ब्रिज होना शुरू होगा, या तो फिर जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आप ज़्यादा मेहनत करना शुरू करेंगे। और अगर आपको ये होगा जी मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, ओके ठीक है, तो फिर लोग ज़ाहिर बात है गलत रास्ते अख्तियार करने की कोशिश करेंगे। या तो जहाँ से होप निकल सकती है या जो वो यही है कि हम ठीक तरह से अपने मसाइल का अदराक करें या और उनको ठीक करने के लिए ठीक स्टेप्स लेना शुरू हों। ऐसे ये ही बाहर से नहीं होना, दूसरे किसी ने नहीं करना, हमने खुद सोचना शुरू करना है, ऐसे ही ठीक है। और जो पावर है किसी के पास, वो उसको अब्यूज़ ना करे, ऐसे ही ठीक है। जो दायरा कार डिफाइन है उसके अंदर रह के या आप काम करें और अपने अपने काम के अंदर आप ज़्यादा बेहतरी लाने की कोशिश करें, बजाय दूसरों के काम में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसे ही तो जब हम इस तरीके से एक्सीलेंस लाएंगे अपने अपने शोबा ज़िंदगी में जिससे भी हम वाबस्ता हैं, तो उसके बाद आउटकम भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। या तो जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा कि हम अक्सर आउटकम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक खराब स्ट्रक्चर पैदा हो चुका है जिसके आउटकम ये आने हैं। या उस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो ठीक स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, या अगर हमने वो लेना शुरू कर दिए या तो फिर होप है। बिल्कुल लेकिन अगर हम कहें जी कि हमने उसको तो ठीक नहीं करना, या तो फिर जो एक फॉल्स होप आप क्रिएट करेंगे वो फैलेसी ही रहेगी, ऐसे ही ठीक है। अच्छा सर, पहला आपका जो पॉइंट था उसके अंदर से मतलब मैंने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट की और मैं वो थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था कि आप कह रहे थे कि यार जो लेबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स को हम सिखा रहे हैं, जो स्किल्स उनको दे रहे हैं, वो मार्केट में अप्लाई नहीं होती या फिर उनको इन सफिशेंट दे रहे हैं हम स्किल्स। डू यू थिंक यार ऐसा एक इदारा होना चाहिए, ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसके अंदर लोग बैठ के फोरकास्ट करें, मार्केट लेबर मार्केट को देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें और देखें कि यार फ्यूचर में किस किस्म की लेबर की ज़रूरत है, लेबर डिमांड को फोरकास्ट करें और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दें कि जैन यार अगर आप देखें ना, ये जो इमिग्रेशन देने वाले कंट्रीज़ में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इनकी देखें, तो वो ना बड़ा प्रिसाइसली डिफाइन होता है कि उन्हें किन एरियाज़ में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। वो Yeah. उन्हीं एरियाज़ में लोगों को बुलाते हैं। इमिग्रेशन दे रहे होते हैं। Yeah. इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नेशनल लेवल पे कोई एक डेटाबेस अपना बनाया हुआ है ऐसे ही है, कि हमें कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्सेज, कितने एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स चाहिए। बिल्कुल अगर किसी कंट्री के अंदर यही डिफाइन ना हो कि हमारा अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, किस फील्ड के अंदर हमने कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं, या यूनिवर्सिटियाँ हम खोलते जा रहे हैं। फिर वो कल्चरल रीजंस की वजह से ना कि यूनिवर्सिटियाँ हम खोलते जा रहे हैं, उसमें बहुत सी पॉलिटिकल रीजंस हैं और हमारे पास एक भी ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है जो हम फ़ख्र के साथ दुनिया में कहीं पेश कर सकें। ऐसे ही है, हम कोई 250 को टच करने वाले हैं, या ठीक है। उसमें होगा क्या कि जो आप पेरिफेरी में छोटी छोटी यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके पास अच्छा रिसोर्स पर्सन नहीं है तो वो अपने से ज़्यादा बुरा ग्रेजुएट प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो आप डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो जाएंगे। वो कहेंगे "ये ठीक है, हमारे पास डिग्री बहुत बड़ी है, हमें बड़ी नौकरी दो और हमें पैसा दो", या काम उनको आता नहीं होगा। ऐसे ही है, तो ज़रूरत उसमें यही है कि बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है और ठीक है कि हमें सेंटर लेवल के ऊपर अपनी इकॉनमी का पता होना चाहिए। अगर बिल्कुल। कनाडा को ये पता है कि किस जगह पे सेक्टर में इनको ज़रूरत है सेक्टर में कितना गैप है और वो बाहर से लोगों को बुला लेते हैं, तो हमारे यहाँ भी एक सेंट्रल डेटाबेस इस किस्म का होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत किस किस्म की है, वो बेहतर इंडस्ट्रियल लिंकेज होनी चाहिए यूनिवर्सिटियों के साथ, एकेडमिया के साथ। फिर जिस इलाके में यूनिवर्सिटी बन रही है उसमें कुछ लोकल चीज़ें होंगी ना, वहाँ की लोकेलिटी के मुताबिक उसको कैसे वो यूनिवर्सिटी इंप्रूव कर रही है, यानी वो लोग जो छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर कैसे ब्रांड किया जा सकता है, इसकी ज़रूरत है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस पे काम करने की ज़रूरत है। अब वो आप देखते होंगे शार्क टैंक दुनिया में भी है, इंडिया में भी है। उनके प्रोग्रामों के अंदर ना आपको एक फ़ील होता है कि यार वो ना एंटरप्रेन्योरशिप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही है, उन्होंने अपने उन एंटरप्रेन्योर्स को जो यंग से लोग हैं उनको एक तरह से वहाँ पे हीरो बना के बिठाया हुआ है। हमारे यहाँ जो एयर टाइम है
वो ज़्यादातर आप फजूल किस्म की बहस चल रही होती है, उसमें लड़ाई झगड़े से लोग उठ जाते हैं। ऐसे ही है। तो आप किसी जगह उन एरियाज़ में कुछ रोल मॉडल्स लें, Yeah, वो लोगों के सामने लाएं जो दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करें। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार होगा ना। और सारा अगर आप आखिर में कहें जी गवर्नमेंट नौकरियां दे लोगों को, Yeah, तो वो तो आप टैक्स पेयर पे बर्डन डाल रहे होंगे ना। ऐसे ही है। जब तक आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को आगे नहीं लेके आएंगे ऐसे ही है। तो रोज़गार कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अच्छे हीरोज़ तलाश करें ऐसे ही है। पाकिस्तान में, जो अट्रैक्टिव भी हों, जो समझदार भी हों, जो लोगों को रास्ते दिखाएं, इंस्पायर करें लोगों इंस्पायर करें, और उसकी वजह से हम उनको इज़्ज़त देना शुरू करें। को। Yeah, ठीक है, बजाय ये कि हम यहाँ से लोगों को धक्के दे के निकालना शुरू कर दें। ऐसे ही है। अच्छा सर, कमिंग टू आवर फाइनल क्वेश्चन, जी। हम सबसे कोशिश करते हैं कि ये सवाल करें कि यार व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर पाकिस्तान। आप इन द नियर फ्यूचर या फिर किसी भी फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो देखना चाहते हो वो क्या है? यार देखिए, किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा ना कि पाकिस्तान दुनिया में एक इज़्ज़त के साथ उसका एक मकाम हो, वक़ार हो, वो आगे Yeah. बढ़े। Yeah, ठीक है, हमने जितनी भी अभी तक बात की है, हम अगर किसी जगह पे लैग कर रहे हैं तो उसका मतलब है हमने उस पर दुख का इजहार इसलिए किया है कि हम उसमें बेहतरी देखना चाहते हैं। yeah, ठीक है, जो अभी हम आखिर में बात कर रहे थे कि हमें कंट्रीब्यूट करने वाले डिफरेंट फील्ड्स के yeah, हीरोज़ जो हैं उनको सामने लाने की ज़रूरत है। वो लोगों को इंस्पायर करें, और जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों हम बाहर के ब्रांड्स की तरफ जा रहे होते हैं, हालांकि वही हालांकि किसी हद तक वो कॉलोनियल माइंडसेट भी है ना कि वैसे अपने आप को ही- दूसरे से सुपीरियर वो करना। और वैसे ही मतलब इसका ये हुआ ना कि हमें अपने लोकल किसी ब्रांड ने उस तरह के कपड़े या जूते या कोई चीज़ नहीं दी तो हम बाहर वाले से। Yeah, अगर कोई उन फील्ड्स के अंदर कोई लोग हमें इंस्पायर करेंगे, कोई उनको कहेंगे हम कि ये बड़े हीरोज़ हैं, ये पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इवन इनकी बनाई हुई चीज़ें बाहर भी जाना शुरू हो जाएं, Yeah. डोमेस्टिकली भी लोग उनको पसंद करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं हमने फाइनली अपनी कंजम्पशन को अपनी इनकम yeah, के साथ कंसिस्टेंट करना है। ऐसे हमारा मौजूदा कंजम्पशन पैटर्न जो है पाकिस्तानियों का, वो इनकम से वो बहुत ज़्यादा ख़ासकर वो जो फॉरेन टर्म्स में हम खर्च कर रहे हैं, वो Imports हमारी इनकम से सपोर्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो बर्डन क्रिएट करता जा रहा है। है। ठीक है, लेकिन पीछे हमने कहीं रवैये ठीक करने हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, फिर एक चीज़ शायद हम वो डिस्कशन में कहीं मिस हो गई, वो ये थी कि एफडीआई पे हम अक्सर सुनते हैं कि एफडीआई एक सोल्यूशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। मतलब ये है कि बाहर से एक बंदा या कोई कंपनी आए पाकिस्तान में, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। Yeah, जैसे हमने ग्रोथ पे बात की ना, कि अगर ग्रोथ ऐसी इंडस्ट्री में हो रही है जो इम्पोर्टेड चीज़ों को के यहाँ ऊपर से डिपेंड कर रही है। असेंबल कर रही है, Yeah, और वो कंज्यूम, डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहे हैं। जिसका मतलब है कि वो तो सिर्फ आपकी ट्रेड डेफिसिट में इजाफा कर रही ऐड है। करेगी, हालांकि ग्रोथ हो रही हो। बिल्कुल। जैसे हर ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं है, इसी तरह हर एफडीआई भी अच्छा FTA नहीं होगा। एफडीआई के लिए भी बुनियादी तौर पे आपको क्या देखना होगा कि आपके पास डोमेस्टिकली एक चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही। सपोज ऐसा एफडीआई नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट थी, आपने उसकी बजाय एक फॉरेन प्रोडक्ट यहाँ पे ला के इंट्रोड्यूस कर दी पाकिस्तान की, वो प्रोडक्ट को आपने कहा ये कमतर है और अब आपने ये कंज्यूम करनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आने वाले सालों में पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ख़राब कर दिया। ऐसे ही है। मतलब इसका क्या है कि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है, कोई स्किल मिसिंग है, कोई एक्सपर्टीज़ मिसिंग है, Yeah, उस एरिया में आप बाहर से एक फर्म ले आएँ, ऐसे ही है। लेकिन उसमें ये भी हो कि जो लोअर लेवल की सर्विसेज हैं वो तो पाकिस्तानी करेंगे। अच्छा, अब जो ऊपर के लो एक्सपर्टीज़ आपके पास नहीं है, जारी बात है शुरू में वो फ़ौरन होंगी और उसकी आपको बाहर पैसा देना पड़ रहा होगा। Yeah, later वो on, भी स्किल ट्रांसफ़र का भी कोई तरीकाकार, कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि पाकिस्तानीज़ वो स्किल जो है एक्वायर कितनी देर में करेंगे और वो फिर उस चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एफडीआई को देखें, उस पे आपने डॉलर टर्म्स में उन्होंने अपना यहाँ से रीमेट करना, जो भी प्रॉफिट होगा, Yeah, सपोज उसका प्रॉफिट है 17% डॉलर्स में। हम्म, कर्जा जो हम बाहर से लेते हैं वो 2-2.5-3% जो आपके मल्टीलैटरल IMF वर्ल्ड बैंक Yeah. वाले। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर $1 अरब एफडीआई में आएगा उस पर आपको 17 करोड़ देना पड़ेगा साल का, और अगर $1 अरब लोन में आएगा उस पर आपको 3-4-5 करोड़ देना पड़ेगा। Yeah, मतलब इसका क्या हुआ, 4-5 गुना ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है अगर गलत एफडीआई आया। yeah, इसका मतलब है कि जो एक डिसीजन आज आप कर रहे हैं वो वन टाइम शॉट नहीं है, उसने एक
इनफ्लोज और आउटफ्लोज का सिलसिला क्रिएट करना होता है। Yeah. अब इनफ्लो तो एक दफ़ा हुआ, $1 अरब, $1 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में आ गया, Yeah. इस पे तो फुल स्टॉप लग जाता है इनफ्लो पे। Yeah. फ्यूचर में क्या हुआ, जो आउटफ्लोज की स्ट्रीम क्रिएट हुई है वो अगर ज़्यादा रेट आपने पे करना है, अब इसमें आप टेलीकॉम सेक्टर को देखें सपोज, Yeah. जो एक चीज़ हमसे थोड़ी मिस होगी या वो ये भी था बिल्कुल। कि टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान ने कहा जी हमने बड़ी एक्सपेंशन कर दी और ये ज़बरदस्त, जितने गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, Yeah. सारे इम्पोर्टेड हैं। जो सर्विसेज आप उनकी यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की, डाटा यूज़ कर रहे हैं, कॉल यूज़ कर रहे हैं, ये सारी ये भी Yeah, ये सारी आप important है। इम्पोर्टेड। इसका मतलब है कि आप हर ₹1 की जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं उस पे से एक ख़ास परसेंटेज प्रॉफिट की सूरत में रीमिट होनी है, ऐसे ही है। बाहर जाना है उसने। Yeah. तो अगर आप ये एक तरह की कंज्यूमेबल आइटम है जो हर कोई कंज्यूम कर रहा है, ऐसे ही है। ऐसे अगर आप फॉरेनर्स को ये सारी चीज़ें देना शुरू कर देंगे, आपने कहा जी हमें फौरी तौर पे $400-500 मिलियन चाहिए था, हाँ, तो आपने जो शॉर्ट टर्म में आपने शॉर्ट ले टर्म में लिया, ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका क्या इफेक्ट होगा? नुकसान बहुत। हर साल आपने जो उसके प्रॉफिट रीमेट यहाँ से होना है, Yeah. वो जो आपके एकदम से कभी आपको लगता है ना कि यार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक में गिर क्यों गए हैं, वो जो ख़ास टाइम के बाद प्रॉफिट रीमिट होते हैं ना, तो वो यहाँ से पैसा चला जाता है। बिल्कुल। जैसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर से आके उसमें कोई एक्यूमुलेशन होती है तो एकदम से वो यहाँ से चला जाता है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डीपली देखना होगा, ज़्यादा केयरफुली डिसीजंस करना होंगे, चूँकि ये वन टाइम नहीं है, Yeah. उनके रिपरकशंस हैं। बिल्कुल। अगर हमने अच्छा एग्रीमेंट किया जिससे आने वाले सालों में आपके मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो शुरू हो जाए, गया। तो आने वाले सालों में आप बेहतरी देखेंगे। लेकिन अगर आपने जल्दी में एक ऐसा मुआहदा कर लिया जिससे आने वाले सालों में आपके आउटफ्लोज की स्ट्रीम जो है वो बढ़ती ही जाएगी, Yeah. तो फिर आप एक ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही। सर ये बात तो समझ आ गई कि मतलब हम इंडिविजुअल्स को भी थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे हमें 5 साल बाद एक वोट मिलता है जिसकी वजह से हम जिसकी बेस के ऊपर हम बंदा सेलेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा ठीक पॉलिसीज़ इख्तियार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यह है कि जब तक हमें इन चीज़ों का डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक हम ऑब्वियसली सही बंदे का इंतखाब भी नहीं कर सकेंगे जो इतनी ऑप्शंस हैं उनमें से। फाइनली मतलब मैं चाहूँगा कि वही पुराना क्वेश्चन आप ब्रीफली मुझे एक दफ़ा बता दें कि व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर पाकिस्तान, कि मतलब आप फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो देखना चाहते हैं वो क्या है? वो इन्फॉर्म्ड सिटीज़न है या कोई और चीज़? हर लिहाज से पाकिस्तानी लोग ज़्यादा इन्फॉर्म्ड भी हो, पाकिस्तानी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो, पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो, पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त हो, Yeah. ये किसका ड्रीम नहीं है? बिल्कुल सर। लेकिन वही बात है कि हम इस ड्रीम के साथ फैसले भी उसके मुताबिक ठीक करें और हर इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को भी चेंज करे इस लिहाज से कि उसकी कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो। ऐसे हम बहुत सी जगहों पे देखते हैं ना कि यार अगर सपोज आप गवर्नमेंट में है Yeah. और आपको फ्री एसी मिला हुआ है तो आप दफ्तर में नहीं भी बैठे हुए तो एसी चल रहा होता है, Yeah. तो हमें वो स्विच ऑफ करने की आदत डालना पड़ेगी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न खुद भी बनना पड़ेगा। Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पाकिस्तानियों में भी देखने की बड़ी ख्वाहिश है, Yeah. लेकिन वो उसी वक्त आएगी जब हमें समझ आना शुरू होगी कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ट्रबल करते हैं। थोड़ी सी मॉरल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। हमारा जो ड्रीम है पाकिस्तान के बारे में वो यही है कि पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, इज़्ज़त और पाकिस्तानियों की भी इज़्ज़त हो दुनिया में, यही हमारा ड्रीम है और उसके लिए हमें सबको सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मतलब आज जितनी चीज़ें आपने बताई हैं आई थिंक लोगों को ये बार बार सुनकर इनको समझने की ज़रूरत है। मैं ख़ुद सोच रहा हूँ कि ये सारी पॉडकास्ट जाके मुझे 1-2 दफ़ा दोबारा देखनी पड़ेगी, चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। सर आई वुड लाइक टू हैव यू अगेन, इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, जब भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम अवेलेबल होंगे। Thank you so much. Thank you so much for watching ji. Please do not forget to subscribe to our channel and keep supporting Pakistani Dream.